जिस तरीके से बलिया के एक आम नौजवान का बचपन बीता है, उसी जी, तरीके से दानिश आज़ाद अंसारी का बचपन भी बीता। बहुत लंबे समय तक हमने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में काम किया। मेरे जी। दोस्तों ने, मेरे साथियों ने, जितने भी उस समय लोग साथ थे, सभी लोगों ने हमेशा मुझे हिम्मत दी, ताकत दी। कभी ऐसा तो नहीं लगा कि राजनीति से दूर हो जाना चाहिए, लेकिन चैलेंजेस बहुत आए। कोई भी नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बलिया ब्रदर्स चैनल। आज हमारे साथ मौजूद है उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी जी। आज की बातचीत में हम उनके बचपन, संघर्ष, राजनीति, जनता की समस्याएं और विपक्ष की आलोचना सब कुछ में खुलकर चर्चा करेंगे। तो आइए, बने रहिए हमारे साथ। तो आइए, चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार मंत्री जी, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो मंत्री जी, आप बताइए, आपका बचपन कैसा रहा है, कहाँ बीता है, बलिया की कौन सी विशेषताएं आज। देखिए, जिस तरीके से बलिया के एक आम नौजवान का बचपन बीता है, उसी जी, तरीके से दानिश आज़ाद अंसारी का बचपन भी बीता है। बिल्कुल। मेरा जन्म बलिया के इस पावन और बागी धरती पे हुआ। जी, यही मेरी शुरुआती पढ़ाई हुई। जी, शुरुआती शिक्षा यहाँ से लेके फिर मैं हायर एजुकेशन के लिए जी, लखनऊ यूनिवर्सिटी गया। जी, और बलिया की मिट्टी ने हमेशा जी, मुझे जूझना, लड़ना, आगे जी, बढ़ना, हुँ, ये तमाम चीज़ें सिखाई। हुँ, बलिया की मिट्टी में, बलिया के पानी में जी, एक अलग ऊर्जा है, जी, एक अलग सुरूर है। हुँ, और मुझे लगता है कि इस पावन धरती पे हम सब जो पैदा हुए हैं, तमाम जितने भी हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं, खुशनसीब हैं कि बलिया के धरती पे पैदा होने का हमें मौका मिला। जी। युवा अवस्था में पहली बार आपने मंच पर कब और किस विषय पर बोला था? देखिए, मैं जब यहाँ से हायर एजुकेशन के लिए लखनऊ यूनिवर्सिटी गया, हुँ, तो यूनिवर्सिटी में हम छात्र राजनीति से जुड़े और शुरुआत में ही हमने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से मेरा जुड़ा हुआ। जी, और बहुत सारे मंच हम हुँ, लोगों ने बहुत सारे मंचों पे हमने अलग-अलग विषयों पे भाषण दिया। जी, छात्र हित के मुद्दे रहते थे। जी, छात्र आंदोलनों से हम अलग-अलग छात्र आंदोलनों से हम जुड़े रहे जी, और उन्हीं छात्र आंदोलनों में बहुत सारे मंच विद्यार्थी परिषद के माध्यम से हमें मिले, जिस वजह से हमें हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस आया जी, और समाज के प्रति सकारात्मक भाव से काम करने की एक हमें मोटिवेशन मिला। जी, और बहुत सारे मंचों पे हमने परिषद के भाषण भी दिए हैं, संचालन भी किया है। जी। राजनीति के शुरुआती दिनों में सबसे बड़ी चुनौती क्या थी? क्या कभी ऐसा पल आया कि आपको लगे कि हमें राजनीति से दूर हो जाना चाहिए? नहीं, अभी कभी ऐसा तो नहीं लगा कि राजनीति से दूर हो जाना चाहिए, लेकिन चैलेंजेस बहुत आए। कोई भी राजनीति नहीं, किसी फील्ड में भी आप अगर आप आगे बढ़ोगे तो बहुत जी, सारे चैलेंजेस आते हैं। हुँ, हुँ, चैलेंजेस से घबराना नहीं है, चुनौतियों का सामना करना है डट के और उन चुनौतियों को पार पाना ही हुँ, सच्ची सफलता की निशानी है। बहुत राजनीति में जब आप जाओगे, हुँ, क्योंकि हम सब एक मध्यम बिल्कुल। वर्ग परिवार से आते हैं जी, और मध्यम वर्गीय परिवार का ये सबसे पहला लक्ष्य होता है कि अच्छी पढ़ाई करके किसी अच्छी जॉब में सेटलमेंट हो जाए। जी। तो यकीनी तौर पे चैलेंजेस तो बहुत सारे आए, हाँ, हाँ, हाँ। लेकिन मेरे जी, दोस्तों ने, मेरे साथियों ने, जितने भी उस समय लोग साथ थे, सभी लोगों ने हमेशा मुझे हिम्मत दी, ताकत दी। जी, परिषद में काम करने से बहुत मोटिवेशन मिला और हम जी। लगातार समाज सेवा में आगे बढ़ते रहे। राजनीति की जब शुरुआत किए तो आपका परिवार का क्या ख़्याल था इसके बारे में? देखिए, उनकी हमारे प्रति परिवार में कोई राजनीति में नहीं है। मैं पहला व्यक्ति हूँ परिवार से जी, जो राजनीति में है। अधिकतर हमारे परिवार के लोग शिक्षा क्षेत्र में जुड़े हुए हैं। हमारी माताजी प्रिंसिपल थी, हमारे बड़े भाई इंडियन आर्मी में कर्नल थे। हुँ, हमारा छोटा भाई इंडियन नेवी में पोस्टेड है, हमारा सबसे जी, छोटा भाई इंडियन एयर फोर्स में है। जी, तो हमारे तमाम भाई तीनों सेना के तीनों विंग में थे और बाकी लोग जो हैं अलग-अलग सरकारी जॉब्स में थे। हुँ, मैं पहला ऐसा व्यक्ति हूँ जो सोशल फील्ड में मैं आगे आया। हुँ, तो एक डर तो रहता है, एक मध्यम वर्गीय परिवार के लोगों को एक डर तो रहता है, जी, एक हिचकिचाहट रहती है। हाँ, लेकिन उस डर, उस हिचकिचाहट से आगे बढ़ के मैंने समाज सेवा को के हाँ, रास्ते को चुना और सभी ने मेरा साथ दिया, परिवार ने दिया, दोस्तों ने दिया और मैं यहाँ आज जहाँ भी हूँ, परिवार की वजह से हूँ, अपने दोस्तों की वजह से हूँ, अपने साथियों की वजह से जी। हाल ही में आपको उत्तर प्रदेश राज्य हज समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इस पद पर रहते हुए आपकी प्राथमिकता क्या होंगी?
देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के लीडरशिप में उत्तर प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए काम करना ये हमारा कर्तव्य है। उत्तर प्रदेश का चहुमुखी विकास हो, उत्तर प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए तत्परता और ईमानदारी से काम की जाए, ये हमारी प्राथमिकता है। खास तौर पर हज की अगर बात की जाए तो हज मुस्लिम समाज के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट धार्मिक यात्रा है। इस धार्मिक यात्रा को हम सकुशल संपन्न कराएं। हज जो है किसी भी मुसलमान के लिए फर्ज है, उसके जीवन का बहुत अहम हिस्सा होता है हज करना। और हम ये कह सकते हैं कि हज की व्यवस्थाओं को अच्छा बनाना, हज के सफर को अच्छा बनाना, ये हमारी प्राथमिकता है। सरकार में रहते हुए आपके लिए अब तक का सबसे चुनौतीपूर्ण निर्णय कौन सा रहा है? चुनौतीपूर्ण निर्णय बहुत सारे रहे हैं। मैं माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी मुझे मिली और मुझे जब जिम्मेदारी मिली तो मदरसा शिक्षा में सकारात्मक बदलाव करने की मुहिम मैंने शुरू की और ये मेरे लिए बहुत एक चैलेंजिंग रहा। मदरसा शिक्षा एक लंबे समय से मदरसा शिक्षा में एक खास तरीके का पैटर्न था जो चलता था। मेरा ये मानना था एक नौजवान होने के नाते कि मदरसा शिक्षा में जो हमारे मुस्लिम समाज के नौजवान हैं उन्हें मदरसे में दीन इस्लाम के साथ साथ हम आधुनिक शिक्षा से भी जोड़े, उन्हें मैथ साइंस कंप्यूटर जैसे सब्जेक्ट से भी जोड़े ताकि अपने करियर में अपने लाइफ में वो आगे बढ़े। और यकीनी तौर पर इन तमाम चैलेंजेस को हमने पूरा करते हुए अपने मुस्लिम समाज के नौजवानों को अच्छी शिक्षा उन तक पहुंचाने के लिए बड़ी ईमानदारी से काम किया। अच्छा मंत्री जी, राजनीति में आपने पहला कदम कब रखा? जब मैं यूनिवर्सिटी पढ़ने गया 2004-5 में के आसपास, तो हम लोग यूनिवर्सिटी में हमने छात्र राजनीति से शुरुआत की, फिर हम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े और बहुत लंबे समय तक हमने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में काम किया। आज के युवाओं में राजनीति को लेकर निराशा और आकर्षण दोनों है। आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, निराशा और आकर्षण जैसी कोई चीज राजनीति में नहीं होनी चाहिए। राजनीति क्या है सबसे पहले समझना चाहिए। राजनीति कोई करियर नहीं है। राजनीति के माध्यम से हम कोई मनी मेकिंग करियर या कोई ऐसे करियर की सोच के साथ इसमें ना आए। राजनीति समाज की सेवा का एक जुनून है। वो आपके अंदर, वो जब आपके अंदर एक जुनून होगा मुझे आगे बढ़ के समाज के लिए कुछ करना है, समाज के प्रति हमारी जो जिम्मेदारियां हैं उस जिम्मेदारियों को पूरा करना है, तब अपने आप वो राजनीति आपको अच्छी लगने लगेगी। हालांकि राजनीति एक बहुत मुझे लगता है कठिन लाइन है और राजनीति करना, समाज की सेवा करना, ये अपने आप में बहुत ही एक कठिन रास्ता है। लेकिन ईमानदारी से अगर समाज की सेवा के भाव से काम किया जाए तो हर रास्ते आसान लगते हैं। उत्तर प्रदेश में छात्र संघ चुनाव लंबे समय से स्थगित है। क्या आपको लगता है कि लोकतंत्र के लिए छात्र संघ चुनाव जरूरी है? तो इसका ईमानदारी से मैं बहुत जवाब दूंगा कि मैं खुद छात्र संघ की उपज हूँ। हालांकि जब मैं यूनिवर्सिटी में गया उस समय छात्र संघ चुनाव बंद हो गए थे 2005-6 में, लेकिन मेरा मानना है ये छात्र संघ चुनाव बहुत जरूरी है। ये छात्र संघ चुनाव न केवल राजनीति की पौधशाला मानी जाती है, बल्कि छात्र संघ चुनाव के माध्यम से छात्रों के हितों की आवाज को और बुलंद करने का भी रास्ता साफ होता है। इसके अलावा छात्र नेता केवल नेता नहीं बनाता है। एक छात्र नेता के अंदर लीडरशिप की क्वालिटी जो डेवलप होती है वो उसके पूरे लाइफ में हर फील्ड में काम आती है। चाहे वो पॉलिटिक्स में जाए, चाहे वो प्रोफेशन में जाए, चाहे वो सोशल वर्क में जाए, चाहे वो बिजनेस पे जाए। तो छात्र राजनीति करते समय आपके अंदर का जो जुनून होता है उसको एक मोटिवेशन मिलता है, एक धार मिलती है और यही धार आपको जीवन में हर क्षेत्र में अच्छा काम करने के लिए यही धार काम करती है। मुझे लगता है छात्र संघ चुनाव बेशक होने चाहिए। विपक्ष का कहना है कि सरकार छात्र संघ चुनाव को दबा रही है ताकि युवा राजनीति से दूर रहे। आप इस आरोप के बारे में क्या कहना चाहिए? इस पे राजनीति नहीं करनी चाहिए। मैंने कहा बहुत स्ट्रेट बात है कि छात्र संघ चुनाव होना चाहिए। मैं खुद यूनिवर्सिटी में छात्र नेता रहा हूँ। मेरा बहुत स्ट्रांगली मानना है कि छात्र संघ चुनाव होने चाहिए और हम भी इसमें बहुत सकारात्मक तरीके से हम सब भी प्रयास कर रहे हैं। काफी दिनों से छात्र संघ चुनाव रुका हुआ है, लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि हम सबके प्रयास जो है हमारा जो प्रयास है वो रंग लाएगा और जल्दी छात्र संघ चुनाव होंगे। राजनीति में बढ़ते अपराध और भ्रष्टाचार पर आपकी क्या राय है? देखिए, राजनीति ना अपराध को बढ़ावा देने का कोई रास्ता है, ना भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का रास्ता है। राजनीति का रास्ता देश को सशक्त और क्षमतावान बनाने का है, समाज को ऊर्जा के साथ आगे ले जाने का रास्ता है, समाज की सेवा के लिए ईमानदारी से काम करने का रास्ता है। तो राजनीति के माध्यम से समाज और बेहतर हो, ये हमारी दुनिया और अच्छी हो, हमारा भारत और अच्छा हो, ये हम सबकी सोच होनी चाहिए मुझे लगता है। और भ्रष्टाचार की कहीं कोई जगह राजनीति में नहीं। सामाजिक और सौहार्द और भाईचारा कायम रखने के लिए नेता और जनता की क्या जिम्मेदारी बनती है? देखिए, नेता और जनता ये दोनों परस्पर एक दूसरे के सहयोगी।
बिना जनता के नेता नहीं, और जनता की आवाज उठाने के लिए नेता की बहुत सख्त जरूरत है। जी, तो ये दोनों एक ही एक सिक्के दूसरे के से दो मिले। पहलू हैं। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, और ये दोनों जितने एक दूसरे से इनकी बॉन्डिंग मजबूत होगी, उतना ही सुंदर लोकतंत्र होगा और उतना ही अच्छा समाज के लिए काम भी होगा। जी। बलिया का लंबा राजनीति इतिहास रहा है, यहाँ की राजनीति को आप किस तरह आगे बढ़ाना चाहेंगे? देखिए, हम जिस धरती पे बागी बलिया पे पैदा हुए, इसका एक बहुत विशाल और बहुत सुंदर, बहुत भव्य इसका इतिहास रहा है। जी, और बलिया का नाम पूरी देश में नहीं, पूरी दुनिया में बड़े फख्र के साथ लिया जाता है। जी, बागी बलिया हमें कहा जाता है। जी, आजादी की क्रांति की शुरुआत भी बलिया से हुई। बलिया ने हमेशा देश को नई दिशा और दशा देने का काम किया। खासतौर पर राजनीतिक रूप से बलिया हमेशा सकारात्मक तरीके से देश को आगे ले जाने का राजनीति के माध्यम से काम किया है। तो जी, बलिया की राजनीति में बहुत स्कोप है। खासतौर पर मैं नौजवान बलिया के नौजवानों से कहना चाहूंगा कि हम सब सकारात्मक तरीके से और परस्पर सहयोग से एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करके, जी, कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। जी, अच्छा संवाद होगा तभी अच्छा समाज बनेगा, जी, और अच्छा समाज बनेगा तभी अच्छा देश बनेगा। ये सब एक दूसरे से इंटरलिंक, हम सबको एक दूसरे से अच्छा संवाद करना चाहिए। मुझे आज एक मंत्री पद की जो जिम्मेदारी मिली है, मुझे लगता है कि हम सबको कम्युनिकेशन अच्छा रख के हम कैसे, एक नौजवान अगर मंत्री बना है तो जी। इसका उपयोग कैसे बलिया के विकास के लिए होना चाहिए, इस बारे में हमेशा सार्थक चर्चा होनी चाहिए। और बलिया का विकास, बलिया की समृद्धि, ये दानिश आजाद अंसारी की भी प्राथमिकता है। सड़क, पुल और यातायात व्यवस्था को लेकर विपक्ष कहता है कि विकास सिर्फ कागज पे है। आपका जवाब इस पर क्या रहेगा? विपक्ष को शायद अपनी छोटी सोच से बाहर आनी चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे बताऊंगा कि बलिया से लखनऊ जाने में आज से 4 साल पहले, 5 साल पहले 8 से 9 घंटे लगते थे। मैं खुद बाई रोड अगर आता था तो बलिया से लखनऊ जाने में 8 से 9 घंटे लगते थे। आज बलिया से लखनऊ मात्र आप 3.5 घंटे से 4 घंटे में पहुंचते हैं। जी, तो क्या ये विकास नहीं कहा जाएगा? बलिया में मेडिकल कॉलेज की सुविधा को शुरू करा के अच्छी स्वास्थ्य की व्यवस्था यहाँ तक पहुंचे, क्या इसको विकास नहीं कहा जाएगा? आज आप बलिया में मालदेपुर से इंटर करेंगे, रोड कितना अच्छा व्यवस्थित चौड़ा हुआ है और अच्छी फैसिलिटी इंफ्रा में, रोड में, बलिया के हर कोने में हम देने का काम कर रहे हैं। यही विकास के मानक है। विपक्ष आंखों में पट्टियां बांध के और झूठ और भ्रम भ्रम समाज के सामने नहीं बोलना, ना बोले, यही सही है। हर साल गंगा आने वाली गंगा सरयू कटान बाढ़ की समस्या अस्थायी समाधान आपकी सरकार किस प्रकार कर रही है? देखिए, एक बहुत बड़ी समस्या है। चूंकि हमारा बलिया का ज्योग्राफिकल जो कंडीशन है वो ऐसा है कि यहाँ हर साल जो है, जी, हम बलिया का कुछ क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित हो जाता है, कटान से प्रभावित हो जाता है। जी, इसके स्थायी व्यवस्था के लिए भी हम लगातार काम कर रहे हैं। और इस साल भी हमने बरसात से पहले जी, हमने तमाम अधिकारियों के साथ बैठक करके जी। सुनिश्चित किया था कि बाढ़ के समय किसी को भी कोई दिक्कत ना हो। और बाढ़ के समय आप सबने देखा कि हमारे प्रशासनिक व्यवस्था बहुत चुस्त दुरुस्त थी। हम सब ने बहुत अच्छे तरीके से इन तमाम चीजों को हैंडल किया। बलिया की पहचान बागियों की धरती से हटकर पिछड़ेपन और पलायन से जुड़ गई है। विपक्ष यही कहता है, आपकी सरकार इसे बदलने के लिए क्या करेंगे? देखिए, ये कहना गलत है कि पिछड़ापन और पलायन बलिया की पहचान है। बलिया की पहचान यहाँ की मिट्टी है। हुँ, बलिया की पहचान यहाँ की क्रांति है। जी, बलिया की पहचान यहाँ की ऊर्जा है। बलिया की पहचान यहाँ की सकारात्मक सोच है। और बलिया की इसी पहचान को आगे बढ़ाने की, बलिया की इसी विरासत को आगे बढ़ाने का काम बलिया का जन जन कर रहा है, खासतौर पर बलिया का नौजवान कर रहा है। बलिया की समृद्धि और विकास को सुनिश्चित करना, ये आज ये जिम्मेदारी हमारे कंधों पे है, और हम ईमानदारी से उस जिम्मेदारी को पूरा कर रहे हैं। कई गाँव और कस्बों में अब भी बिजली, पानी और नाली की समस्या है। क्या यह सिर्फ चुनावी वादे हैं या कोई ठोस योजना है? नहीं, देखिए, बिजली पानी के लिए हम लगातार अच्छी व्यवस्था के लिए काम कर रहे हैं। सड़कों की अच्छी व्यवस्था के लिए काम कर रहे हैं। आज बलिया के चारों तरफ आप किसी भी रोड पे जाइए, आपको अच्छी रोड की फैसिलिटी मिलेगी, आप खुद महसूस करेंगे। बिजली का को भी आज हमारी योगी सरकार में हमने बिजली को अच्छा बनाया है। नलकूप के माध्यम से गाँव-गाँव तक पानी पहुँचाने का काम कर रहे हैं, और हर व्यवस्था जो जनता तक पहुँचनी चाहिए वो मुहैया करा रहे हैं। हाँ जी। आपके जीवन की सबसे बड़ी प्रेरणा क्या है? और आप राजनीति में किसे पसंद करते हैं? देखिए, मेरे जीवन में बहुत सारी प्रेरणा है। जीवन में प्रेरणा लेने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी।
मेरा नाम जो दानिश आजाद अंसारी, जी, इसमें जो आजाद जुड़ा वो चंद्रशेखर आजाद जी के नाम पे जुड़ा। जी, तो मेरे जीवन के सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत चंद्रशेखर आजाद जी, जी, मेरे जीवन के प्रेरणा स्रोत अब्दुल कलाम साहब, मेरे जीवन के प्रेरणा स्रोत चित्तू पांडे जी, मेरे जीवन के प्रेरणा स्रोत मंगल पांडे जी, जी, अशफाकुल्ला खान साहब हैं, वीर अब्दुल हमीद है। जी, ये हमारे जीवन के प्रेरणा स्रोत हैं, जिन्होंने जीवन के साथ लड़ाई लड़ना, जी, चुनौतियों से लड़ना और आगे बढ़ के समाज के हितों के लिए काम करना, जी, समाज के विकास के लिए काम करना, इस सोच को इन तमाम लोगों ने मेरे अंदर समाहित करने का काम किया। राजनीति से अलग रुचि आपकी क्या है? जैसे कि खेल, किताब, संगीत? देखिए राजनीति एक जुनून है और निश्चित तौर पे राजनीति हम लोग एक पूर्णकालिक की तरह जिसको कहते हैं राजनीति करते हैं। जी, कभी मौका मिल जाता है तो हम कोई स्पोर्ट्स क्रिकेट जैसे हम लोग खेल लेते हैं, लेकिन ऐसा मौका बहुत कम मिल पाता है। हुँ, हुँ, लेकिन प्रयास रहता है कि अपने नौजवान भाइयों के बीच में रहते हुए नौजवानों को कैसे हम आगे ले जाएँ। क्योंकि देखिए भारत देश हमारा नौजवानों का देश है। जी, 60% भारत की आबादी नौजवानों की है जी, और निश्चित तौर पे भारत को समृद्धि की तरफ आगे ले जाने की ज़िम्मेदारी हम नौजवान कंधों पे है। तो ये जी। नौजवान देश का नौजवान पूरी तरीके से सशक्त और क्षमतावान बने, यही हमारा पूरा प्रयास रहता है। लास्ट बार आपने कोई खेल कैसे खेला, कब खेला था? जैसे मैंने आपका सोशल मीडिया अकाउंट पे देखा तो आपने रिंकू सिंह के साथ लेटेस्ट फ़ोटो भी डाला था। आप हुँ, स्टेडियम भी गए थे, यहाँ तक आईपीएल भी आप देखने गए थे। हुँ। तो लास्ट हमने देश के सैनिकों के सम्मान में जी, ऑपरेशन सिंदूर कप एक हुआ था, जी, जिसमें सांसद विधायक 11 वर्सेस सेना अधिकारी 11 कानपुर के ग्रीन पार्क में एक मैच हुआ था। जी, जिसको नेताओं की तरफ से मैंने भी उसमें भाग लिया था, उस मैच जी, को खेला था। ऑपरेशन सिंदूर कप जिसका नाम था, देश की सेना के सम्मान में उस मैच को हमने खेला था और कभी मौका मिलता है तो कुछ अपने खिलाड़ी यूथ जो है, उनसे मिलते हैं उनसे मिलने का मकसद ये होता है कि जो उनकी एनर्जी है और जो उनके सकारात्मक जी, भाव है, वो भी हम सब देख के मोटिवेट हो आगे बढ़े। जी।